Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss long questions of unit number 2, which is computational thinking and algorithm. Okay, the first question is determine the properties involved in computational thinking. Computational thinking के अंदर कौन कौन सी properties आती हैं? Computational thinking होता क्या? Basically एक problem solving approach है. Computational thinking help कर रहा होता है कि हम लोग complex problems को solve कर सकें एक logical और organized way में. इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम लोग लार्ज प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में, और हर पार्ट को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करते हैं. इस तरह से जो ओवरऑल प्रॉब्लम होता है इजीली हम उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और एट द एंड उसको सॉल्व भी कर लेते हैं. सेकेंड वन इज पैटर्न रिकॉग्निशन. पैटर्न रिकॉग्निशन में हम लोग सिमिलरिटीज वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, हम लोग रिपीटेड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. बेसिकली कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व किया है. अगर सॉल्व किया है तो उसके ऊपर हम लोगों ने कौन सा सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया था, ताकि उसी सोल्यूशन को अभी भी हम लोग यूज कर लें. एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा फोकस होता है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ होता है, ताकि हम लोग प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर सकें. जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. एल्गोरिथम डिजाइन में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. बेसिकली एल्गोरिथम आपको एक क्लियर पाथ, एक क्लियर वे प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके थ्रू आप अपने सोल्यूशन तक पहुंच जाते हो. इवैल्यूएशन में आप चेक करते हो कि जो सोल्यूशन आपने डिजाइन किया है, जिस सोल्यूशन को आपने बिल्ड किया है, क्या वो करेक्ट है, एफिशिएंट है, ठीक है, या उसके थ्रू आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई या नहीं होगा, या जो गोल्स आपकी हैं क्या वो उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. और इसके अलावा ये आपके सोल्यूशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा होता है. अब सेकेंड वन है हमारे पास स्केच एंड एल्गोरिथम डेट इनपुट्स लेंथ इन इंचेस एंड प्रिंट इट इन सेंटीमीटर. अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो कोई भी इनपुट एंटर करनी है, कोई नंबर एंटर करना है, मतलब लेंथ की वैल्यू एंटर करनी है इंचेस में. और उसके बाद वो क्या करेगा, आपका एकदम कैलकुलेट करके देगा कि जो भी आपने लेंथ इंचेस में एंटर किया उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, एल्गोरिथम को लिखना होगा. स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इनपुट लेंथ इन इंचेस, मतलब हम लोग जो लेंथ है वो एंटर कर रहे हैं, फिर जो भी लेंथ एंटर की जाएगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.54 के साथ. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला है कि जब आपने सेंटीमीटर में कन्वर्जन करनी होती है तो आपने इंचेस को मल्टीप्लाई करना होता है 2.54 के साथ. फिर जो भी आंसर आएगा उसको आपने सेंटीमीटर एज अ सेंटीमीटर रिजल्ट में स्टोर कर देना है. फिर उसके बाद उस वैल्यू को आपने डिस्प्ले करवाना है सेंटीमीटर में, और उसके बाद आपका जो एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाएगा. अब यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है सेंटीमीटर इक्वल टू इंचेस मल्टीप्लाई 2.54, और आगे एग्जांपल दिए गए. फॉर एग्जांपल एक यूजर है जो कि लेंथ एंटर करे 10 इंचेस, तो 10 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.54 के साथ और उसके बाद आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर. अब यहाँ पे ऐसे है कि यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एंटर कर दिया, और उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा और वो रिवर्स ऑर्डर में होगा. मतलब इसका इस तरह से प्रिंट होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर ने 2 एंटर किया है, तो 2 × 10 इक्वल टू 20, 2 × 9 इक्वल टू 18, 2 × 8 इक्वल टू 16. इस तरह से करते करते ये प्रिंट होता जाएगा, और 2 × 1 इक्वल टू 2. इस तरह से करके रिवर्स ऑर्डर में जो टेबल है वो प्रिंट होगा. तो ये स्टार्ट होगा, उसके बाद यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा, जो भी नंबर एंटर करेगा उसका जो टेबल है वो डिस्प्ले होगा. फिर उसके बाद सेट काउंटर इक्वल टू 10. काउंटर की वैल्यू हमने 10 दे दी. क्यों? क्योंकि हम लोग 10 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं. और उसके बाद जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल 2 एंटर कर रहे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 के साथ, ठीक है, और उसका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा. डिक्रीज द काउंटर बाय 1. वो ये कह रहे हैं कि हर दफ़ा जो काउंटर की वैल्यू है उसमें से 1 माइनस करना है. लाइक फर्स्ट टाइम 10 थी, जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से ये प्रिंट होगा तो 2 × 9 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 आंसर आ जाएगा. 2 × 9 इक्वल टू 18. फिर 2 × 8 इक्वल टू 16. इस तरह से करके 1 नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. और वो क्या कह रहे हैं, रिपीट स्टेप्स 4 to 6 अंटिल द काउंटर बिकम 1. कि ये जो 4 से लेकर 6 तक स्टेप्स हैं इनको रिपीट करना है जब तक कि जो काउंटर की वैल्यू है वो 1 नहीं हो जाती. चलता रहेगा जब तक कि काउंटर की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, तब तक जो है ये प्रिंट करता रहेगा. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दे दी गई है कि यूजर ने 5 एंटर किया, तो 5 का रिवर्स ऑर्डर में टेबल प्रिंट हो गया है. फोर्थ क्वेश्चन इज एग्जामिन द यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की, जिसमें जो है वो सिंबल्स के साथ फ्लो शो किया जा रहा होता है जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसका, ठीक है. फिर जितने भी सिंबल्स होते हैं उनको एरो के साथ कनेक्ट किया जाता है. ये प्रोग्रामर्स की हेल्प करता है कि वो प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सोल्यूशन को डिजाइन कर सकते हैं.
इसके फर्दर हम लोग यूजेस देख लेते हैं। प्लानिंग प्रोग्राम, मतलब फ्लो चार्ट क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स की हेल्प कर रहा होता है कि वो प्रोग्राम की लॉजिक को क्रिएट कर सकें। ठीक है, वो अभी मतलब प्रॉपर उन्होंने कोड लिखना स्टार्ट नहीं किया होता, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट नहीं किया होता, बल्कि फ्लो चार्ट के थ्रू वो लॉजिक देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा इजी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है फ्लो चार्ट। आप इजीली जो है फ्लो चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो। जितने भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। फाइंडिंग एरर्स, इसके अलावा ये प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं कि जो भी मिस्टेक्स आ रही होती हैं, कोई स्टेप मिस कर दिया है, तो कोड लिखने से पहले आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से आपको फ्लो चार्ट के अंदर समझ आ जाती है कि कौन कौन से एरर्स आ रही हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, मतलब अगर आपने कोई भी सोल्यूशन डिज़ाइन किया है अपने प्रॉब्लम का और किसी को आपने बताना है कि ये सोल्यूशन है, तो आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हो। ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उसको आपका सोल्यूशन समझ आ सकता है। लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लेते हो स्मॉलर स्टेप्स में। ठीक है, इस तरह से आप उसका एफिशिएंटली जो सोल्यूशन है वो डेवलप कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज अ न्यूली डेवलप एल्गोरिदम नीड टू बी टेस्टेड। वो ये कह रहे हैं कि वो एल्गोरिदम जब भी हम लोगों ने डेवलप किया, अभी बिल्कुल न्यू है, तो उसको टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या रीजन है इसके पीछे। अब टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, या टेस्टिंग क्यों ज़रूरी होती है। टेस्टिंग में हम लोग बेसिकली ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या जो हम लोगों ने एल्गोरिदम लिखा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क करे या नहीं करा। ठीक है, अब उसके पीछे क्या रीज़न है, हम क्यों उसको टेस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू फाइंड एरर्स, मतलब हम लोग मिस्टेक्स वगैरह जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको फाइंड आउट करते हैं कि मतलब कोई लॉजिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी स्टेप के अंदर कोई इशू तो नहीं है। टू वेरीफाई करेक्टनेस, मतलब हम लोग ये देख रहे होते हैं कि क्या जो हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा एल्गोरिदम वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोग करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए टेस्ट कर रहे होते हैं। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। टेस्टिंग जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो आपका एल्गोरिदम है वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए, या कितनी मेमोरी ले रहा है जो एल्गोरिदम है वो रन होने के लिए। तो मतलब टाइम और मेमोरी की यहाँ पे बात आती है। अब वो वाले एल्गोरिदम जो कम से कम टाइम लेते हैं, कम से कम मेमोरी लेते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। टू हैंडल डिफरेंट इनपुट्स, मतलब देखिए यूजर जो है वो कभी कौन सी इनपुट एंटर करते हैं, कभी कौन सी इनपुट एंटर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको टेबल शो करवाया था। अब यूजर फॉर एग्जांपल 5 एंटर कर रहा है तो 5 का टेबल शो हो जाएगा, 7 एंटर कर रहा है 7 का टेबल शो हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ ऐसी इनवैलिड इनपुट्स एंटर कर देते हैं, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर यूजर कोई गलत इनपुट एंटर कर देगा तो वो किस टाइप का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद है रिलायबिलिटी को मेक श्योर किया जाता है कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो रिलायबल है या नहीं है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा उस यूज़र ने कोई चीज़ एंटर कर दी या उसके अंदर कोई अपना कोई फेलियर आ गया, तो तब वो किस तरह का रिएक्ट करेगा। क्या जो है वो पूरा का पूरा एल्गोरिदम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी अगर उसके अंदर किसी भी जगह पे एरर आ जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, या हम लोग उसको किसी रियल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, तो क्या होगा। ठीक है, कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क करेगा या नहीं करेगा। टू मेक इम्प्रूवमेंट, अब इसके अलावा टेस्टिंग जो हम लोग कर रहे होते हैं उसकी रीज़न ये होती है कि ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके चीज़ों को। मतलब अगर किसी के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर हमें कोई लिमिटेशन नज़र आती है, कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, तो हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकें, उस चीज़ को बेहतर तरीके से बना सकें। ठीक है, उसके अंदर जो है वो और नई चीज़ें ऐड कर सकें अगर हमें कहीं भी कोई लिमिटेशन नज़र आती है, कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, कोई एरर नज़र आता है, ताकि जो है हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल परफेक्ट हो सके, वो बिल्कुल करेक्ट हो, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। तो जो ये इंप्रूवमेंट्स होती हैं इसको हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं ताकि हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत डिटेल नोट्स हैं इसके अंदर, प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज भी सॉल्व है, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।